वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है, ठीक है। उसके बाद साइंस पढ़ना और करंट अफेयर्स साथ साथ पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो साइंस का आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर सिर्फ थर्ड वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो और डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ा, क्योंकि उसमें काफ़ी फिगर था, डायग्राम था, ठीक है, जिस वजह से उसको जो है कंप्लीट करना पड़ा। फिर भी 38 मिनट लग गया उसमें, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 है, लाइव प्रोसेस पढ़ेंगे। ये जो है एनसीईआरटी में का जो चैप्टर है वो 10th क्लास का है, ठीक है। 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस वाली, उसमें ये चैप्टर दिया लाइव प्रोसेस। ज़्यादा सवाल बीपीएससी में इसी से आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक सब इसमें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन वगैरह सब हर एक चीज़ को देखेंगे। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है ये। ज़्यादातर सवाल जो है लाइव प्रोसेस से ही आएगा। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। हम अपना कहानी को जो है शुरू करते हैं भैया न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो हम लोग कहानी जो है शुरुआत हो रही है न्यूट्रिशन से। तो पहले न्यूट्रिशन का थोड़ा सा एक कहानी समझते हैं कि क्या है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज इट्स फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ। तो ये है कहानी न्यूट्रिशन की। तो भैया न्यूट्रिशन इसलिए गेन करते हैं ताकि बॉडी को ग्रोथ मिले, रिपेयर कर सके कहीं पे डैमेज हो गया तो, उसके बाद एनर्जी मिले, ठीक है, ताकि हम लोग कोई फिजिकल वर्क कर सके। इसलिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। कहाँ मिलेगा? फूड में मिलेगा। अब देखो ये कितना बड़ा चैप्टर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि इट इन्वॉल्व्स इनटेक फूड। अब फूड इनटेक इन्वॉल्व्स है इसमें, देखो प्रोसेस है ये। डाइजेशन, पूरा डाइजेशन का कहानी पढ़ना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और ज़्यादातर सवाल यहीं से बनेगा। एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन ऑफ द वेस्ट। देखो सारा कहानी यहीं शुरू होगा, यहीं ख़त्म होगा। इसके बाद जो चैप्टर सब छोटा छोटा है बायोलॉजी का। अब 3 टाइप्स का होता है न्यूट्रिशन। अब देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए आसान भाषा में आपको ये समझो कि भैया अगर किसी चीज़ को हमको चाहिए तो 3 सिचुएशन क्रिएट होगा। एक तो जितना चाहिए उतना मिल जाए, एक तो ये हो कि उससे थोड़ा कम मिले, एक सिचुएशन ये हो कि बहुत ज़्यादा मिल जाए या बहुत ही कम मिले। 3 सिचुएशन है। तो पहला सिचुएशन ये है कि जितना चाहिए उतना मिले, यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा सिचुएशन ये है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि जितना चाहिए उतना नहीं मिला, कम मिला थोड़ा, ठीक है, तो अंडर न्यूट्रिशन में चले गए। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन। ये दोनों चीज़, ये माल न्यूट्रिशन बहुत खतरनाक है। एक तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आपने ले लिया, एक तो इतना कम लिया कि आपको जो है वो माल न्यूट्रिशन के शिकार बन गए। तो 3 सिचुएशन इसमें होगा, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, व्हेन डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिशन इन राइट अमाउंट, ठीक है, राइट अमाउंट में ले रहे हैं न्यूट्रिशन को, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया। अंडर न्यूट्रिशन में क्या हुआ? डाइट डू नॉट कंटेन रिक्वायर्ड फूड और कैलोरी, ठीक है। अब इससे बीमारी होता है, ठीक है, क्वाशियोरकर और मैरिस्मस, हम लोग आगे भी देख लेंगे कहानी को। ये प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है ये, ठीक है। बच्चों में होता है कि एडल्ट में होता है। अब एक ये है क्या भैया माल न्यूट्रिशन। अब इसकी 2 कहानी है। एक तो डिफिशियंसी की वजह से माल न्यूट्रिशन होगा, एक तो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इनटेक करना हानिकारक है, जिसकी वजह से हाई इनटेक करने की वजह से माल न्यूट्रिशन का लोग शिकार हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी इनटेक नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ एक बैलेंस में हो तो बेटर हो, ठीक है। आप बेटर हो, नहीं तो आप फिर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाओगे। आगे चलते हैं मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। 2 मेथड है, एक है हेट्रोट्रॉपिक और दूसरा है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। तो एक है हेट्रोट्रॉपिक, दूसरा है ऑटोट्रॉपिक। आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक का मतलब ये हुआ कि दूसरों पे डिपेंड रहेगा, किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, या तो एनिमल पे या प्लांट पे डिपेंड रहेगा, किसके लिए? फूड के लिए। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ खुद से वो फूड बना रहा है, ठीक है। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक की क्या कहानी है। हेट्रोट्रॉपिक का 3 टाइप्स है, ठीक है। एक जगह सब पढ़ लो, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक होता है सेप्रोट्रॉपिक, दूसरा होता है पैरासाइटिक, तीसरा होता है होलोजोइक, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक का पार्ट है। ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब गेट फूड बाय डेड एनिमल। जो डेड एनिमल से फूड लेता है उसको क्या कहते हैं भैया? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की क्या कहानी है? ठीक है, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट, होस्ट के थ्रू फूड लेगा, ठीक है।
अब कोई होस्ट के थ्रू फूड ऑब्टेन कर रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो गया, ठीक है, इंजेस्ट सॉलिड या लिक्विड फूड, जैसे कि एनिमल हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, सॉरी एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, ये सब किसके अंदर जाएगा, होलोजोइक में जाएगा, ठीक है। प्लांट किस चीज़ में आएगा, प्लांट तो ऑटोट्रॉपिक में जाएगा। आगे चलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्रिपेयर ओन फूड बाई सिंपल सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, यूजिंग लाइट वगैरह, ये सब कहानी है, ठीक है। दो टाइप्स का होता है, एक होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ये यूपीएससी का फेवरेट है, ठीक है, कई बार सवाल इससे पूछा गया है यूपीएससी में स्टेटमेंट में, ठीक है। अब दोनों चीज़ को समझते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस को तो डिटेल में देखेंगे, पहले केमियोसिंथेटिक न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। कुछ समुद्र के अंदर जब बहुत गहराई में आप जाओगे तो वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता है, अंधेरा होता है। तो अब बताओ वहाँ पे जो बैक्टीरिया है या वहाँ पे जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो वो कैसे अपना फूड को ऑब्टेन कर रहा है या बना रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लाइट की ज़रूरत हो, वहाँ पर लाइट पहुँच ही नहीं पा रहा है तो वहाँ पे सिंपली केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है फूड ऑब्टेन करेगा, मतलब बनाएगा वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लें हम लोग तो नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया, ये एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनस बैक्टीरिया जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू फूड अपना तैयार करता है। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की क्या कहानी है। देखो भैया, देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो किस किस चीज़ की ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, मिनरल की और सनलाइट। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फूड प्रिपेयर कहाँ शुरू होगा, फूड प्रिपेयर शुरू होगा लीफ में। लीफ में क्यों, क्योंकि लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो स्टोमा, अब ये छोटा छोटा होल है किसके अंदर, स्टोमाटा के अंदर। अब ये होल जो है जिसकी वजह से एब्जॉर्ब कर लेता है क्या, CO2। तो स्टोमाटा एब्जॉर्ब करता है CO2, ठीक है। एक तो मिल गया चीज़ CO2। अब आगे चलते हैं, एक चीज़ तो मिल गया CO2, हमको क्या ज़रूरत है, और वाटर और मिनरल और सनलाइट की। वाटर मिनरल कैसे मिलेगा, तो वाटर और मिनरल मिलेगा आपको जाइलम ला कर देगा, कहाँ से, जाइलम आपको ला के देगा मिट्टी से, मिनरल और वाटर ला के देगा, ठीक है। जाइलम का काम क्या है, वाटर को पहुंचाना अलग अलग पार्ट में प्लांट के, ठीक है। तो जाइलम यहाँ से शुरू करेगा कहानी और सारा पहुंचाएगा, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर जो है वो पहुंचाता है जाइलम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में, ठीक है। कहाँ से, मिट्टी से लेगा सारा कहानी। ये बीपीएससी में सवाल पूछा हुआ है कि जो मिनरल जो है प्लांट लेता है वो कहाँ से लेता है, तो वो मिट्टी से लेता है, सॉइल से लेता है। आगे चलते हैं, अब वाटर मिनरल मिल गया, अब सनलाइट मिल जाएगा, ठीक है। अब ये रिएक्शन देख लेते हैं, 6CO2 प्लस 12H2O क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज बना दिया, ठीक है, वाटर बना दिया और ऑक्सीजन हम लोग को मिल गया। अब देखो CO2 और ये वाटर को जो है, यानी कि ऑक्सीजन को और वाटर को बाहर निकालना है, क्योंकि इसके लिए वेस्ट हो गया, ये हम लोग के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, लेकिन प्लांट के लिए ऑक्सीजन जो है वेस्ट है, तो वो वहाँ से निकालेगा, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन के थ्रू निकाल देगा, वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है और वाटर को निकाल देता है। रिलीज्ड वाटर एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टोमाटा से। अब दूसरी बात है कि ये तो फूड बन के तैयार हो गया, तो फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसलोकेशन का कॉन्सेप्ट है, MCQ में भी हम लोगों ने देखा है। मतलब कि ट्रांसलोकेशन कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। पहले भी हम लोग पढ़े हैं टिश्यू वाले चैप्टर में कि फ्लोएम जो है कैरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। फूड तैयार हो गया लीफ में, ठीक है। अब फूड को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाने का काम किनका है भैया, तो फ्लोएम का है, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं, अब ये कहानी है डे एंड नाइट की। तो डे में भी फोटोसिंथेसिस होता है और नाइट में भी फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो डे में जो होता है उसको कहते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेसिस और नाइट में जो होता है उसको कहते हैं सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी फोटोसिंथेसिस में फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज होता है, सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस में जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट किया जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर लिया जाता है। सेकेंडरी फोटोसिंथेसिस नाइट में, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस
दिन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन, सवाल अदर पीसीएस में पूछा गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि कन्फ्यूज़ हो जाता है, जिससे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज़ हो जाता है एग्ज़ाम में, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होता है। ग्रीन का कौन सा लाइट जो है ज़्यादा बेटर है फोटोसिंथेसिस के लिए, या फोटोसिंथेसिस कौन सा लाइट में सबसे ज़्यादा होता है? तो मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो होता है रेड लाइट में, ठीक है, ग्रीन लाइट में नहीं होता है। ग्रीन लाइट तो रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लांट, उसको ग्रीन लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको चाहिए क्या, रेड लाइट चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल का ये काम है कि रेड लाइट को सबसे ज़्यादा, मतलब उसका जो नेचर वो ये है भैया कि रेड लाइट को सबसे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है किसको, ग्रीन लाइट को। तो ग्रीन लाइट नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, रेड लाइट चाहिए। ये एग्ज़ाम में सवाल आता है इसलिए इसको खींच रहे हैं, ठीक है। रेड लाइट सबसे ज़्यादा, रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा, उसके बाद ब्लू वाला में होगा, ठीक है। लेकिन सबसे कम किस में होगा, ग्रीन वाले में होगा, और उसके बाद वायलेट वाले में होगा। सबसे कम ग्रीन लाइट में होता है, ठीक है। ग्रीन लाइट में इसलिए होता है सबसे कम क्योंकि ग्रीन लाइट ऑलरेडी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है प्लांट, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं करता है वो। क्लोरोफिल तो खुद ही ग्रीन है, उसको ग्रीन क्यों चाहिए। सोलर लाइट या सोलर की वजह से या लाइट की वजह से जो रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, केमिकल एनर्जी के थ्रू हो रहा है, तो ये भी सवाल बन जाते हैं। इसलिए छोटा सा पॉइंट था लिख दिया गया है यहाँ पे कि भैया ये भी केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ये बात याद रखना आप। आगे चलते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखते हैं। दो तरह के न्यूट्रिशन की कहानी है। एक भैया ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क एंड द यूटिलाइजेशन, एक है केमिकल कंपाउंड की वजह से, जिसमें दो है, एक है मैक्रो, दूसरा है माइक्रो। मैक्रो में भैया लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो कि ओनली डाइजेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। माइक्रो में क्या कहानी है, लेस रिक्वायरमेंट है, नॉट डाइजेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या कहानी है, अब देखो ये एक है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट हो गया, ये सब क्या एनर्जी प्रोवाइडर है। प्रोटीन क्या हो गया, ग्रोथ के लिए काम आता है। मेटाबॉलिक रेगुलेटर में जैसे विटामिन हो गया, मिनरल, सब कुछ डिटेल में देखेंगे, ये तो अभी कैटेगराइजेशन है। उसके बाद एक क्या जेनेटिक कैरियर में हो गया, जीन हो गया। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी प्रोवाइडर है, पॉइंट नंबर 1। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसका, C6H12O6। तो भैया देखो, जब प्लांट बना रहा है क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, क्योंकि कोई भी खाना बनाएगा तो सिंपलेस्ट में ही बनाएगा। तो एक कहानी ये भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ग्लूकोज ही है, ठीक है, ठीक है। सोर्स क्या है, सबसे ज़्यादा हनी में मिलता है, व्हीट, राइस, ये सब कहानी है। अब रिएक्शन देखो, ये पूरा रिएक्शन है, लेकिन एटीपी की वजह से ये जो है वो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब कहाँ कहानी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ये रिएक्शन याद रखना, ज़माना तो ख़त्म हो गया लेकिन पूछा जाता है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख रहे हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया बॉडी में, तो क्या कहानी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सेस ग्लूकोज हो गया बॉडी में तो लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा। आराम से समझना, ठीक है, आराम से धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया बॉडी में तो लीवर में क्या होगा भैया, ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। जब तक इंसुलिन हार्मोन नहीं रहेगा तब तक जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट नहीं होगा। और लीवर की खासियत ये है कि ये सिर्फ ग्लाइकोजेन को ही स्टोर कर पाता है, ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। लीवर क्या है, रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। हटाओ कहानी वो सब। तो ग्लाइकोजेन जो है वो स्टोर होता है लीवर में। अब ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए चाहिए इंसुलिन हार्मोन, तब जाके वो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होगा और उसके बाद ग्लाइकोजेन कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इसके प्रेजेंस में ही होगा। और ये कहाँ मिलता है भैया, इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल में, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, पैनक्रियाज में मिलता है। वो सारा खाने देखेंगे बाद में, यहाँ पे जो है घोंच पहुँच करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया स्टोर। उसके बाद देखो, अगर जब हम लोग फास्टिंग रखते हैं तो क्या होगा, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी,
तो जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर है लीवर में, अब इससे ही तो एनर्जी मिलेगा हम लोग को, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए, सिंपल फॉर्म में चाहिए। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए ग्लूकागोन, जो कि अल्फा सेल में मिलता है, ठीक है। अब ग्लूकागोन की कहानी है, तो ग्लूकागोन के प्रेजेंस में फिर ग्लाइकोलिसिस होगा और जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा कहानी। तो इस तरीके से एनर्जी मिल जाएगा जब हम लोग फास्टिंग करेंगे तो। लेकिन कहानी ये है कि इंसुलिन हार्मोन प्रेजेंस से तब जो है ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इंसुलिन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगा तब क्या होगा? ऑटोमेटिक ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज़ ये मेलिटस, सॉरी डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। तो इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज बढ़ गया ब्लड में, डायबिटीज़ मेलिटस हो गया। एक यहाँ पे भी इसकी वजह से भी डायबिटीज़ होता है। कहानी क्या है कि भैया ADH यहाँ पे होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कंट्रोल वाटर लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से छूट गया, ठीक है। ADH की कमी की वजह से कौन सा डायबिटीज़ होगा? डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। ये ADH का काम क्या है भैया? कंट्रोल वाटर लॉस इन द बॉडी, ठीक है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ADH का फुल फॉर्म भी आ जाता है सवाल में। फैट के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। सोर्स क्या है? घी, मिल्क, पनीर, पीनट। एनर्जी प्रोवाइडर है, वर्क एज द थर्मल इंसुलेटर, कहानी आ जाता है, सवाल पूछा गया अदर पीसीएस में। फैटी एसिड और ग्लाइकोल मिल के फैट बनता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। फैट जो है यार देखो ये इंपॉर्टेंट है। फैट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेचूरेटेड फैट और दूसरा होता है अनसेचूरेटेड फैट। सेचूरेटेड फैट बहुत खतरनाक है, ये जम जाता है फ्रीज करने पे। टेम्परेचर घटाओगे ये फ्रीज हो जाएगा, कौन? सेचूरेटेड फैट। लेकिन टेम्परेचर घटाने पे अनसेचूरेटेड फैट फ्रीज नहीं होगा। ये प्लांट से मिलता है, ये मैक्सिमम एनिमल से मिलता है। एक्सेप्शन भी है इसका, जैसे कि कोकोनट ऑयल जो है वो जम जाता है फ्रीज करने पे, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। कॉड फिश ऑयल जो है ये एक एक्सेप्शन हो गया अनसेचूरेटेड वाले में, ये जमता नहीं है इधर, ठीक है। आगे चलते हैं, एनिमल है लेकिन जमता नहीं है। तो क्या नहीं क्या है? एसेचूरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इससे भी सवाल पूछा गया है। एग्जाम्पल के लिए फैट, ये एनिमल फैट एक्सेप्शन क्या है? कोकोनट ऑयल। इसमें प्लांट फैट एक्सेप्शन क्या है? कॉड फिश ऑयल। आगे चलते हैं, 5 स्टार लगा के लिख लो, ठीक है। इससे 2 सवाल 3 सवाल बन जाता है, छोटा सा चीज़ है, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। वेज जो है, वेज ऑयल को वेज घी में बदलने के लिए हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो है किया जाता है। अब ये सवाल कहाँ से बनता है? एक तो सवाल यहाँ से बनेगा, दूसरा सवाल कि हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में होगा, तीसरा सवाल निकेल चाहिए इसके लिए। छोटी सी चीज़ है लेकिन 2-3 सवाल बन गया, और सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में, और निकेल चाहिए उसके लिए, ठीक है। सुपर सेचूरेटेड होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, डालडा कह लो एक लाइन में तो समझ में आ जाएगी बात। प्रोटीन देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटीन को, ठीक है। नाइट्रोजन होता है, CHO तो होता ही, साथ साथ नाइट्रोजन होता है, ये सवाल पूछा जाता है। ऑल्सो कंटेन सल्फर 4%, ठीक है। अब देखो ये फार्मूला अमाइनो एसिड का है, कहानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। सो अमाइनो एसिड यानी कि 50 अमाइनो एसिड मिलके 1 मोल ऑफ प्रोटीन बनाता है। अब अमाइनो एसिड 2 तरह के होते हैं, कि इसेंशियल अमाइनो एसिड, एक होता है नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड में क्या हो गया? नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है। और नॉन इसेंशियल कौन हो गया भैया? जो प्रेजेंट होता है बॉडी में। देखो जो इसेंशियल वो बॉडी में नहीं है, और जो इसेंशियल नहीं है वो बॉडी में है। फंक्शन क्या है इसका? ग्रोथ, डेवलपमेंट, ठीक है, कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट। तो सवाल आता है कि बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है, पहली बात।
हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मोन, देखो हार्मोन को बनाने में प्रोटीन का हाथ है। इंजाइम्स, सवाल पूछा हुआ इंजाइम से, ठीक है। एंटीबॉडीज, ठीक है। तो ये सवाल इंजाइम से पूछा हुआ है ऑलरेडी कि इंजाइम्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है सर। अब देखो कुछ जो है कहाँ कौन कौन सा प्रोटीन से बना होता है वो देख लेते हैं। हेयर केराटिन से होता है, बोन ऑसिन से होता है, मिल्क में कैसिन होता है, एग में एल्बुमिन होता है, क्रोमोसोम्स में हिस्टोन होता है, और हेमोग्लोबिन में ग्लोबुलिन होता है, और मसल्स में होता है, पहले भी देखे थे हम लोग, मायोसिन और एक्शन प्रोटीन। ये फैक्ट है, सीधा सीधी याद कर लो। अब देखते हैं डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन की कहानी। अब कैसे कैसे टूटता है, कौन कौन से इंजाइम चाहिए। अमाइनो एसिड तक पूर्ण, देखो ये प्रोटीन हो गया, और हमको आना है कहाँ तक भैया, अमाइनो एसिड तक। तो क्या कहानी है, प्रोटीन से सबसे पहले टूटेगा पेप्टाइड में, और पेप्टाइड में तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम की ज़रूरत है, वो है पेप्सिन और रेनिन। और पेप्सिन और रेनिन कहाँ मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा। अब गैस्ट्रिक जूस कहाँ मिलता है, स्टोमक में मिलता है। सिंपल सा बात है, इस तरीके से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। नाम याद रखो सिर्फ, पेप्सिन और रेनिन। कहाँ मिलेगा, गैस्ट्रिक जूस में मिलेगा। सारा सवाल ही सवाल है, सारा सवाल ही सवाल है, ठीक है। स्टोमक में मिलेगा। अब पेप्टाइड में तो टूट गया, पेप्टाइड से लाना है कहाँ, पेप्टोन में। तो पेप्टोन में लाने के लिए क्या चाहिए भैया, ट्राइप्सिन चाहिए या क्राइमोट्राइप्सिन चाहिए, ठीक है, जो कि मिलेगा पेनक्रियाटिक जूस में। अब उसके बाद जब ये पेप्टोन में टूटने के बाद अमाइनो एसिड में इसको लाना है, तो उसके लिए चाहिए एरिप्सिन। ये सब इंजाइम हैं, ठीक है, बिना इंजाइम के नहीं ब्रेक होगा ये सब। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक है अमोनिया NH3, एक है यूरिक एसिड, यह फार्मूला, और यह है यूरिया। ये फार्मूला से डायरेक्ट सवाल आता है। सबसे ज़्यादा पॉइजनस जो सब्सटेंस बॉडी में होता है वो होता है अमोनिया सर, बहुत खतरनाक है ये। विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन दो तरह का होता है, एक वाटर सोलुबल विटामिन, एक होता है फैट सोलुबल विटामिन। तो वाटर सोलुबल विटामिन हो गया BCPA हो गया, और फैट सोलुबल विटामिन जो है हमेशा याद होता है आपको ADE के, एकदम सीधा याद है, ADE, ठीक है, अडेक फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन के बारे में देखते हैं और डिजीज़ के बारे में देखते हैं, उसको केमिकल नेम क्या है वो देखेंगे। विटामिन A रेटिनॉल कहा जाता है इसको, ठीक है, जीरोथैल्मिया ड्राई हो गया, ठीक है। विटामिन B ये B1 थायमिन बेरी डिजीज होता है B1 की वजह से। B2 को कहा जाता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, और B2 की वजह से होता है किलोसिस में क्या होगा, पिंपल्स ऑन स्किन निकल जाएगा। विटामिन B3 को कहा जाता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, जिसकी वजह से होता है पेलाग्रा, सवाल पूछा हुआ है। विटामिन B5 जिसको कहते हैं सर पैंटोथेनिक एसिड, पैरालिसिस, ठीक है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है, एनीमिया। विटामिन B7 जिसको बायोटिन या विटामिन H भी कह लो, डर्मिन यानी कि हेयर फॉल वाला कहानी है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन B9, ठीक है, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। ये हो गया अनीमिया, ठीक है। और ये कोबालामिन, इसके अंदर कोबाल्ट होता है, सवाल आता है याद रखना, कोबाल्ट होता है इस विटामिन के अंदर। विटामिन B12, ठीक है, जिसकी कमी से हो जाता है अनीमिया। उसके बाद विटामिन C देखते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं इसको। अब देखो मिल्क के अंदर, ये BPSC में सवाल पूछा हुआ, मिल्क के अंदर दो चीज़ नहीं होता है सर, एक तो विटामिन C नहीं होगा, दूसरा आयरन नहीं होगा। ये दोनों क्या होता है, मिल्क के अंदर नहीं होता है, इसी कमी से हो जाता है। इसका भी जो है गम्स में ब्लड आने लगता है। विटामिन D जिसको कहते हैं कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम है। यूज्ड एज हार्मोन, देखो ये सवाल पूछा जाता है, यूज्ड एज ए हार्मोन। विटामिन D को हार्मोन के जैसे इस्तेमाल किया जाता है। हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स एंड द टीथ, इसकी कमी हो जाएगी तो जो है वो बीमारी कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं। रिकेट्स होता है चाइल्ड में, और ओस्टोमेलेसिया होता है एडल्ट में। दोनों में बोन जो है वो वीक हो जाता है। तो कहानी क्या है, रिकेट्स होगा चाइल्ड में, ओस्टोमेलेसिया होगा एडल्ट में, दोनों में बोन जो है वो वीक हो जाता है। और इसकी कमी से एक और बीमारी होती है भैया, ओस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होगा कि साइलेंट किलर डिजीज कहा जाता है, ठीक है। इसको टेस्ट करने के लिए क्या होगा, BMD टेस्ट, मतलब कि हार्मोन की कमी हो जाती है मेल में और फीमेल में, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कहते हैं, ठीक है। BMD टेस्ट का मतलब बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, ये सवाल आता है, लिख लो। आगे चलते हैं।
विटामिन बी की क्या कहानी है? विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरोल, मतलब अब इसकी कमी से इनफर्टिलिटी की कहानी है, ठीक है। इसको ब्यूटी विटामिन बी कहते हैं। विटामिन के हो गया फाइलोक्विनोन, ठीक है। हेमोफीलिया की बीमारी कितना फेमस है ये, और कई बार सवाल पूछा गया है। ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड जमता नहीं है, फ्लो होते रहता है हेमोफीलिया के, ठीक है। रॉयल डिजीज़ है ये। विटामिन पी हो गया, ठीक है, जिसको हेस्पेरिडाइन कहते हैं। इसकी कमी से इंटरनल हैमरेज हो जाता है। इसकी पूरी कहानी उतना डिटेल में जान के क्या करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हैमरेज होता है। तो इंटरनल हैमरेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन पी, यानी कि इसकी कमी नहीं होना चाहिए। मिनरल दो तरह का होता है, माइक्रो मिनरल और मैक्रो मिनरल। माइक्रो मिनरल, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इसकी इम्पोर्टेंट कम है, लेकिन लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत है इसकी। देखते हैं क्या कहानी है। आयरन की कमी से एनीमिया होगा, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होगा, क्वेश्चन आया हुआ है। जिंक की कमी से भैया डाइजेसिया होगा, कॉपर की कमी से एनीमिया होगा, और कॉपर अगर ज़्यादा हो गया तो विल्सन डिजीज होगा, ठीक है, यानी कि कॉपर बॉडी में जमने लगता है, विल्सन डिजीज बोलते हैं उसको। सेलेनियम की कमी से होगा, देखो नाम बहुत बेहतरीन इसका, केशान डिजीज, ठीक है, मतलब कि हार्ट जो है वो वीक होने लगता है, ठीक है। कोबाल्ट की कमी से एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, इधर आ जाते हैं हम लोग। कैल्शियम की कमी से क्या हो गया? हेल्प ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है, कैल्शियम जो है वो। फॉस्फोरस स्ट्रेंथ बोन टीथ को करता है। मैग्नीशियम हेल्प इन रिमूविंग स्टोन, देखो मैग्नीशियम वाला कहानी जो है, फूड करोगे तो स्टोन को रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लोरीन हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, तो क्लोरीन लेना ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म को मजबूत करने के लिए। ये था लेक्चर नंबर 4। हर एक चीज़ को माइंड मैप के थ्रू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है पॉइंट, उस चीज़ को हम लोगों ने देखा, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें आप, जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक जितना भी लेक्चर हुआ है वो सारा PDF चैनल पे पड़ा हुआ है, प्रिंट आउट निकलवा के आराम से पढ़ो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।